बैक टू यस स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह स्टेट हिस्ट्री से संबंधित है। इससे पहले हम सब क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 तक तथा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके लाइक तथा कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 भौगोलिक खोजें। आधुनिक युग के प्रारंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान है वह खोज का है। किस प्रकार व्यक्ति समुद्री यात्राओं के दौरान भौगोलिक खोजें की है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है भौगोलिक खोजें। इस चैप्टर में जहाँ पे भी मैप की आवश्यकता होगी मैं आपको मैप के द्वारा जरूर समझाऊंगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल था। इस पॉइंट्स को देखिएगा कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ कौन किया था, तो स्पेन और पुर्तगाल, ये दो देश का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पेन एवं पुर्तगाल भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी देशों से पिछड़ते चले गए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि स्पेन एवं पुर्तगाल भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में किन देशों से पिछड़ते चले गए, तो इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस तथा जर्मनी देशों से पिछड़ते चले गए। नेक्स्ट है इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को भौगोलिक खोजों में अधिक सफलता मिली। पिछड़ कौन गया, तो स्पेन एवं पुर्तगाल भौगोलिक खोज की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया और ज्यादा सफलता किसको मिली, तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी को ज्यादा सफलता मिली। ये सभी यूरोपियन देश है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मैं आपको मैप के थ्रू सब क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से क्या संपर्क का कारण रहा है, तो व्यापार एवं वाणिज्य संपर्क का कारण रहा है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के कारण ही कई देशों को एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर मिला और वे एक दूसरे से व्यापार किए। नेक्स्ट है प्राचीन एवं मध्यकाल में व्यापार के लिए मार्गों का प्रयोग यूरोप एवं एशिया के मध्य किया जाता था। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि प्राचीन एवं मध्यकाल में व्यापार के लिए मार्गों का प्रयोग किसके मध्य किया जाता था, तो यूरोप एवं एशिया के मध्य किया जाता था। बस आपको ध्यान देना है कि प्राचीन एवं मध्यकाल में जो भी व्यापार होता था उसका प्रयोग यूरोप एवं एशिया के मध्य ही किया जाता था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा एशिया के अन्य हिस्सों से जल जीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व में उनका जुड़ाव नहीं था। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि किस महादेश के अन्य हिस्से में जल जीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा एशिया, ये चार महादेश के अन्य हिस्सों में जल जीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। ये सभी बातें 13वीं शताब्दी से पहले की है। और नेक्स्ट एक नोट है, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो यहाँ कई प्रश्न बनते हैं कि मार्को पोलो कौन थे, तो मार्को पोलो पुर्तगाली यात्री थे। और प्रश्न बनता है कि चीन के शासक का नाम क्या था, तो चीन के शासक का नाम कुबलय था। या एक और प्रश्न बनता है कि कुबलय खां कौन थे, तो वो चीन के शासक थे। देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने किसके वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है।
इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास। अब हम लोग मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उस समय भौगोलिक ज्ञान की कमी के कारण लोग सामुद्रिक व्यापार बहुत ही सीमित मात्रा में करते थे। तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास कैसा था, तो इसके सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं और एक एक पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का जो काल था यह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास किसका काल था, तो सामंती प्रवृत्तियों का काल था। नेक्स्ट है इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य तेजी गति से हो रहा था और न ही धर्म का जो स्वरूप था वो उदार था एवं मानवीय था। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के बारे में ज्ञान एवं अंधविश्वास से युक्त था। कालीन यूरोपीय इतिहास में पृथ्वी के बारे में जो भी जानकारी थी उस समय बहुत कम थी और लोग अंधविश्वास से भरे हुए थे। नेक्स्ट है इस काल में लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता है। तो इस पॉइंट्स को भी देखिएगा कि उस समय लोगों का क्या अंधविश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जब हम लोग जाएंगे तो पृथ्वी के किनारे अनंत में हम लोग विलीन हो जाएंगे, जिसके कारण लोग भौगोलिक खोज करने में डरते थे और समुद्री यात्रा नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है इस काल में जहाज छोटे एवं असुरक्षित थी तथा गति एवं सुरक्षा के लिए लोग हवा पर निर्भर करते थे। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में जहाज छोटे एवं असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए लोग किस पर निर्भर करते थे, तो लोग हवा पर निर्भर करते थे, क्योंकि उस समय किसी भी व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान ही नहीं था कि किस प्रकार हम भौगोलिक खोजें करें और उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लोग सिर्फ हवा पे निर्भर होके किसी भी दूसरे देशों की खोज में निकल जाते थे। नेक्स्ट है इस काल में लोगों को दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान भी नहीं था, जिसके कारण नाविकों को ये भय बना रहता था कि वे दिग्भ्रमित होकर कहीं समुद्र में भटक न जाए। तो उस समय मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में लोगों को दिशा सूचक यंत्र का भी ज्ञान नहीं था। दिशा सूचक यंत्र अगर रहता तो उन्हें जिस देश की खोज करने वे जाते उस देश को वो जल्द ही ढूंढ लेते, लेकिन उनके पास यंत्र नहीं होने के कारण नाविकों को यह हमेशा भय बना रहता था कहीं वो दूसरी जगह न वो भटक जाए। नेक्स्ट है राज्य की ओर से भी इन समुद्री यात्राओं के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। आने जाने में जो भी समुद्री यात्री थे उनको खर्चा होता था और उन खर्चा की भरपाई राज्य की ओर से भी नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट एक नोट है कंपास या कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा और यहाँ प्रश्न बनता है कि कंपास या कुतुबनुमा क्या है, तो दिशा सूचक यंत्र है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिशा सूचक यंत्र निम्नलिखित में से है कंपास या कुतुबनुमा, और 3 अलग से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कंपास या कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र था। नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। तो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि सबसे पहले किसने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की और किसने कौन से देश महादेश की खोज की, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है जेरूशलम आधुनिक इजराइल पर अधिकार के मुद्दे को लेकर 11वीं और 12वीं शताब्दी में धर्मयुद्ध हुआ था। तो इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा कि जेरूशलम आधुनिक इजराइल यानी कि जेरूशलम जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है और यह भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो आधुनिक जो इजराइल है इसकी स्थापना
1948 ईस्वी में हुई है और जेरूशलेम जो है आधुनिक इजराइल की राजधानी है। जेरूशलेम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ था। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ प्रश्न बनता है कि जेरूशलेम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर कौन सी शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ था? तो 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, इस शताब्दी के युग में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई। तो जब ये धर्म युद्ध हो रहा था तो उस समय यूरोपीय सामंत जो था मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई थी। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत किससे पराजित हुए? तो यूरोपीय सामंत जो थे मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए थे। अब चलिए हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं कि जेरूशलेम या इजराइल कहाँ पे। हमारा पूरे विश्व का मैप है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये पूरा अफ्रीका है, ये यूरोप है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इजराइल जो है यहाँ पे तुर्की है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पूर्व में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तुर्की है। तुर्की के नीचे साइड में इजराइल है जो जेरूशलेम की राजधानी है। इसको एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये तुर्की है, यहाँ पे इजराइल है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, मध्य युग में विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने किया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि मध्य युग में विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने किया? तो अरबों ने, और उसके बाद किसने किया? तो तुर्कों ने किया। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी धर्म युद्ध में जो भी यूरोपीय सामंत लोग थे वो सभी सामंत लोग अरबों से ही पराजित हुए थे और मध्य युग में जो भी विशाल साम्राज्य की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अरबों ने ही किया था, उसके बाद तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक, एक दशक का मतलब हुआ 10 साल, तो 5 दशक का मतलब हो गया 50 साल, यानी कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व। इसका कहने का मतलब है कि 50 साल पहले, यानी कि 1450 साल की बात कह रहा है यहाँ पे। तो यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। 1450 ईस्वी में जो यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार होता था वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। 1450 ईस्वी तक तो यहाँ पे मध्य एशिया और यूरोप के बीच कुस्तुनतुनिया के मार्ग से ही व्यापार होता था, लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया और यूरोपीय लोग जो भी उधर से गुजरते थे उनको यहाँ से गुजरना सुरक्षित नहीं था। क्यों सुरक्षित नहीं था? क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कैरावल। एक नई किस्म के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था, जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने किया। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं कि कैरावल का निर्माण किसने किया? तो कैरावल का निर्माण पुर्तगालियों ने किया। और एक और प्रश्न बनता है कि नई किस्म के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम कैरावल था। नेक्स्ट है, यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपना जहाज उतारा। तो जो यूरोपी के जो भी नाविक थे उन्होंने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपना जहाज उतारे। क्यों? यूरोप के बगल में ही अटलांटिक एवं भूमध्य सागर है, वहीं पे उन्होंने अपने जहाज को उतारे थे। चलिए इसको भी हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं।
ये देखिए ये अटलांटिक महासागर है, तो जो भी यूरोप के लोग थे वो अपने नाव को अटलांटिक महासागर में और भूमध्य सागर में उतारते थे। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ प्रश्न भी बनता है, यूरोपीय नाविकों ने कहाँ पे अपने जहाज उतारे? तो अटलांटिक महासागर में और भूमध्य सागर में उन्होंने जहाज उतारे थे। अब हम लोग फिर चलते हैं नोट्स की तरफ। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। तो उत्तर आशा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। कहीं उत्तम आशा अंतरिप न देकर केप ऑफ गुड होप भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कई प्रश्न बनते हैं कि बार्थोलोमियो डियाज कौन थे? तो पुर्तगाली व्यापारी थे। और फिर प्रश्न बनता है कि बार्थोलोमियो डियाज ने कब अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप पे पहुंचे थे? तो 1488 ईस्वी में वो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा पर पहुंचे थे। और एक और प्रश्न बनता है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप भी इसे कहा जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए इस पॉइंट्स को भी हम लोग एक मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए ये पुर्तगाल है और यहाँ बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट, ये अफ्रीका है हमारा और इस अफ्रीका का पश्चिमी तट ये हुआ। तो यहाँ से जब निकला पुर्तगाली बार्थोलोमियो डियाज, यहाँ से निकला तो अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए यहाँ पे ये दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप है, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष है, यहाँ पहुँचा वो। उसके बाद वो नहीं जा पाया। उसके बाद यूरोप के क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो इस साइड में अमेरिका है, यहाँ पे अमेरिका की खोज की उन्होंने। उसके बाद में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे, उन्होंने 1498 ईस्वी में इस तरह होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए उन्होंने यहाँ पे भारत है, भारत के मालाबार तट, इसको मालाबार तट कहा जाता है, और यहाँ मालाबार तट के केरल के कालीकट में पहुंचे थे और वहाँ पे उनका स्वागत वहाँ के शासक जेमोरिन ने किया था। यहाँ पे स्पेन भी है। स्पेन के बारे में भी पढ़ना है कि अमेरुगु वेस्पुची जो थे वो स्पेन के नाविक था और उसने दुनिया के विस्तार को ढूंढा और अमेरिका को एक महाद्वीप बताया था। इन्हीं के नाम पर अमेरिका बना, यानी कि अमेरुगु वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका बना था। उसके बाद में जब ये सभी खोजे हुआ तो मैगलन ने भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और जब ये पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया, एक चीज की पुष्टि की गई कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मैप है, लेकिन जैसे ही इसको हम बंद कर देंगे और ये गोल हो जाएगा तो ये ग्लोब बन जाएगा। तो इसका ये छोर और इसका ये छोर, दोनों जो है छोर बराबर हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट जो है ये एशिया भी है और यहाँ का जो पार्ट है वो एशिया भी, यानी कि यहाँ जो है उत्तर प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। तो गोल करेंगे तो दोनों प्रशांत महासागर सेम हो जाएगा, यानी कि जो ग्लोब है, ग्लोब पे ये जगह जो है एक दूसरे से दोनों जुड़ जाएंगे। उसके बाद में फिर कैप्टन हुक थे, उन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ में उन्होंने न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। यहाँ पे देखिए ये न्यूजीलैंड है, कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया दोनों की खोज की। इसके बाद हम लोग फिर नोट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। तो आप इसको ध्यान रखिए कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए जरूरी हो गया था कि भारत जाने के लिए वो नया रास्ता ढूंढे। एक दिन क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में विचार आया कि समुद्र के रास्ते भारत जाया जा सकता है, क्योंकि उस समय अधिकतर यूरोपीय
कैरेबियन यह मानते थे कि पृथ्वी टेबल की तरह चपटी है और समुद्र की सीमा पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन कोलंबस का यह मानना था कि पृथ्वी गोल है और अगर पानी के रास्ते पश्चिम की तरफ जाया जाएगा तो जरूर भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पानी के अंदर जाने पर भारत कितना दूर होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस 90 नाविकों के साथ भारत खोजने के लिए निकल पड़ा। कई हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोलंबस और उसके साथी को जमीन नजर ही नहीं आई और दिशा सूचक भी जो है वो गलत दिखाने लगा। और लास्ट में क्या हुआ कि वो पक्षी के पीछे पीछे नाव चलाते गए और जाना था उनको भारत और वो पहुंच गए अमेरिका। इस प्रकार उन्होंने अमेरिका की खोज की और वहां पे उन्होंने कई द्वीपों को भी खोज की और उन्हें भारत का हिस्सा समझकर वेस्ट इंडीज नाम रखा। वेस्ट इंडीज में यूनाइटेड किंगडम के कई कैरिबियन उपनगर शामिल है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस कितने दिक्कतों और मुसीबतों के बाद उन्होंने अमेरिका की खोज की। अब नेक्स्ट है वास्को डी गामा। इसका फर्स्ट पॉइंट है यह पुर्तगाल का एक साहसी नागरिक था। सेकेंड पॉइंट है इसने 1498 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया। इस पॉइंट्स को हम लोग समझ गए हैं मैप के द्वारा कि वास्को डी गामा जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए जो केप ऑफ गुड होता है, केप ऑफ गुड होते हुए केरल के कालीकट यानी कि हमारे भारत के मालाबार तट पे उसने पहुंचा था। कब? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है इनका स्वागत वहां के स्थानीय शासक जेमोरिन ने किया। तो वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था? तो वहां के स्थानीय शासक जेमोरिन। ध्यान में रखिएगा जेमोरिन का नाम। नेक्स्ट है भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। तो यहाँ देखिए प्रश्न बनता है कि अब्दुल मजीद कौन थे? अब्दुल मजीद भारत के एक व्यापारी थे और उनकी भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। नेक्स्ट है अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डी गामा को भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। वास्को डी गामा को ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि केप ऑफ गुड में उन्हें अब्दुल मजीद मिल गए और उन्हीं के सहयोग से उन्होंने भारत आने का मार्ग भी ढूंढ लिया। नेक्स्ट है वास्को डी गामा जो वस्तुएं भारत से लाते थे उन वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। तो वास्को डी गामा जो भी वस्तुएं भारत से लाते थे उनको 26 गुना मुनाफे पे बेचते थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है वास्को डी गामा जो वस्तुएं भारत से लाते थे उनको कितने गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचते थे? तो 26 गुना मुनाफे पर। नेक्स्ट एक नोट है कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था अमेरिका को उसने भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। यहाँ पे समझिएगा कि वो तो ढूंढने जा रहा था भारत, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका को उसने भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और अमेरिका के जो भी निवासी थे उसको रेड इंडियन कहा। इंडियन इसलिए कहा क्योंकि वो इंडिया जाना चाह रहा था और वो पहुंच गया अमेरिका, इसलिए अमेरिका के वासियों को उसने रेड इंडियन कहा। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा। नेक्स्ट है अमेरुसु वेस्पुची। तो अमेरुसु वेस्पुची कौन थे? तो ये स्पेन के नाविक थे। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ मैप में कि ये स्पेन कहाँ है। नेक्स्ट इन्होंने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और अमेरिका को एक महाद्वीप बताया। तो अमेरिका को महाद्वीप किसने बताया? तो अमेरुसु वेस्पुची ने अमेरिका को महाद्वीप बताया। नेक्स्ट है इन्हीं के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका किसके नाम पे पड़ा? तो अमेरुसु वेस्पुची के नाम पे इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरुसु वेस्पुची ने जिस महाद्वीप की खोज की उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है मैगनन। फर्स्ट पॉइंट है इन्होंने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। सभी लोग तो खोज करना शुरू कर दिए थे, तो मैगनन ने भी सोचा कि मैं भी पूरी दुनिया का खोज करूं।
तो जब उन्होंने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का खोज किया तो उन्होंने जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। नेक्स्ट है, इससे यह धारणा की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैग्नन ने इस धारणा की पुष्टि कर दी कि जो भी समुद्र है सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात की पुष्टि किसने की थी? तो इस बात की पुष्टि मैग्नन ने की थी। नेक्स्ट है कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक कौन थे? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? तो कैप्टन कुक ने लगाया। नेक्स्ट है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट कौन थे? तो इन्होंने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। नेक्स्ट एक नोट है, हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाल के राजकुमार थे तथा इसाबेला स्पेन की महारानी थी, ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ देखिएगा कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो हेनरी द नेविगेटर ने और इसाबेला ने, दो व्यक्ति ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ देखिएगा कि जो हेनरी द नेविगेटर थे वो कौन थे? तो पुर्तगाल के राजकुमार थे। और इसाबेला कौन थी? तो ये स्पेन की महारानी थी। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 1501 से लेकर 1599 तक को 16वीं शताब्दी कहेंगे। तो 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया कि यानी कि 1550 से पहले जो भी घटना घटी है वो पूर्वार्ध हो गया और 1550 के बाद जो भी घटना घटी है वो उसे उत्तरार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध का मत, तो यहाँ पे पूर्वार्ध की चर्चा हो रही है तो 1550 से पहले की चर्चा हो रही है। तो 1550 तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यूरोप को पूरी दुनिया की जानकारी कब हो गई थी? तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। पॉइंट है नई दुनिया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया। तो नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। और नई दुनिया अमेरिकी महाद्वीप को किसने कहा? यूरोपियों ने अमेरिकी महाद्वीप को नई दुनिया कहा। अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहा गया? क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व अमेरिका की कोई जानकारी लोगों को नहीं थी, इसीलिए अमेरिका को नई दुनिया कहा गया। अब नेक्स्ट है भौगोलिक खोजों के परिणाम। तो भौगोलिक खोजों के क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देश जो था एक दूसरे के संपर्क में आया था। यूरोप और एशिया की विभिन्न सभ्यताओं का भी संपर्क हुआ था, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया और अपनी आवश्यकताओं के लिए इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। इसके कुछ परिणाम दिए गए हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। तो इसको समझिएगा, जब नए देशों की खोज हुई और व्यापारिक संपर्कों के कारण यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यूरोपीय देश जिस देश को जीतता था उसका आर्थिक शोषण कर यूरोपीय देश को समृद्ध करने लगा। व्यापार विश्व के देशों के साथ होने लगा। जो व्यापार सीमित होती थी, बाद में कई देश व्यापार के केंद्र बन गए। अमेरिका से यूरोप सोना एवं चांदी का आयात भी करने लगा। तो हम लोग समझ गए होंगे कि व्यापार वाणिज्य पे भौगोलिक खोजों का कितना प्रभाव पड़ा। अब नेक्स्ट है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक का अर्थ होता है दूसरे देशों से आए हुए लोगों की बस्ती, अर्थात वो जीता हुआ राष्ट्र जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। तो भौगोलिक खोजों के उपरांत निवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास भी जारी रहा। यूरोपीय राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। पहले व्यक्ति व्यापार करने जाते थे,
अब संगठित व्यापारी कंपनियों ने व्यापार का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण कई देशों में उन्होंने कंपनियां भी स्थापित की तथा बाद में कई द्वीप में भी बस्तियां बसाई, जिसके कारण औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। अब नेक्स्ट है वाणिज्यवाद का विकास। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वाणिज्यवाद का अर्थ होता है धन प्राप्ति के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, नए देशों की खोज तथा विश्व स्तर पर व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ था। सोने के महत्व ने यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई तथा इसका भंडारण भी किया जाने लगा। तो यहाँ पे देख लिए होंगे कि वाणिज्यवाद का भी विकास हुआ था भौगोलिक खोजों के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। तो भौगोलिक खोजों का परिणाम ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता के प्रचार पर भी हुआ है। नेक्स्ट है दास व्यापार का विकास। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम के महत्व ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था। शुरू में तो यह कम था, लेकिन जैसे ही 16वीं शताब्दी हुई उसके अंत में ये व्यापार का रूप लेने लगा। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने जैसे और भी कठिन काम करवाए जाते थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दास व्यापार का विकास भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप काफी बढ़ गया। नेक्स्ट है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो जो भी भ्रांतियां थी उसका अंत हो गया और भौगोलिक ज्ञान में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप वृद्धि भी हुई। अब यहाँ पे कुछ भौगोलिक खोजों के परिणाम में कुछ पॉइंट्स दिए गए, उस पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका से सोना तथा चांदी आयात किया जाता था। तो यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका से क्या आयात किया जाता था? तो सोना तथा चांदी आयात किया जाता था। नेक्स्ट है 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कितने वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। तो 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। मैंने एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ी हूँ। BTBC के बुक क्लास 9 का ये पूरा निचोड़ है। नेक्स्ट है प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ में उपनिवेश स्थापित करने में कौन से देश अग्रणी रहे? तो पुर्तगाल एवं स्पेन। और बाद में 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया उपनिवेश स्थापित करने में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी के भंडारण में अग्रणी देश स्पेन था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना एवं चांदी का भंडारण देश कौन था? तो स्पेन था। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के अंत में गुलामों का व्यापार काफी बढ़ गया। प्रश्न बनता है कि किस शताब्दी के अंत में गुलामों का व्यापार बढ़ गया? तो 16वीं शताब्दी के अंत में गुलामों का व्यापार बढ़ गया। नेक्स्ट है सामने और भी है, स्पेनिश सिक्का है। तो स्पेनिश सिक्का का नाम क्या है? सामने और भी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोप में नवीन फसलों जैसे कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि का प्रवेश हुआ। तो यूरोप में कौन सी नई फसलों का प्रवेश हुआ? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू और नील का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है यूरोप से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का आगमन भारत में हुआ। तो यूरोप से कौन सा चीज भारत में आया? तो चाय, कॉफी, तंबाकू और आलू। नेक्स्ट है आम, गन्ना आदि भारतीय फसल है। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि भारतीय फसल कौन है? तो आम और गन्ना ये भारतीय फसल है। भौगोलिक खोजों के कुछ अन्य परिणाम भी निकले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव। महादेश यूरोप जो है उसमें विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ।
नेक्स्ट है भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि। तो भूमध्य सागर है उसके महत्व में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। ये तीनों का विकास हुआ है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप। और नेक्स्ट है नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि। इसको भी ध्यान से देखिएगा 4 पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। तो भारत में कब कब कौन सी कंपनी का स्थापना है उसका डेट दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पुर्तगालियों का आगमन 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1760 में। ये सभी को आप लोग याद कर जाइएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका कमेंट तथा लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।